Now today, let's start with chapter number 3, setting up new administration. Now, अब क्या हुआ, नया नया एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करेगा इनिशियली अगर हम बात करें, इंग्लिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, बट वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ लेस देन अ सेंचुरी ब्रिटिश बिकम मास्टर ऑफ होल ऑफ इट। देखो, आपके जो इंग्लिश लोग हैं वो इंडिया में आए थे ट्रेडर की तरह, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्होंने क्या करा, अपने पूरे इंडिया पे अपना दबदबा बना लिया और वो मास्टर बन गए हमारी पूरी इंडिया। They divided territories under their control into 3 presidency, बंगाल, मद्रास एंड गौड़। 3 प्रेसिडेंसी में उन्होंने डिवाइड करा, बंगाल, मद्रास और गौड़। न्यू टेरिटरीज को उन्होंने एनेक्स करा और उनको प्रेसिडेंसी में ऐड करा। Once the British started annexing territories in India, they realized that they would have to enforce powerful system of administration, जिससे वो क्या करेंगे, कॉन्क्वर्ड जो रीजन्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इन्होंने फॉर्मुलेट करी पॉलिसीज टू गवर्न दिस टेरिटरी एंड पॉलिसीज वर डिजाइन टू कंसोलिडेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉलिसीज क्यों डिजाइन करे गए थे, इससे क्या कर सकते, अपनी जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कंसोलिडेट कर सके। एंड द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल वॉज नेवर द प्रायोरिटी। उनके लिए कॉमन पीपल का वेलफेयर कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रहा। Now, structure of administration. The English drafted their administration policy keeping the following 3 things. 3 चीज में उन्होंने 3 चीज इनके दिमाग में थी। पहली थी increase their profit from trade. पहले तो थे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे ट्रेड्स। Strengthen their hold over India. अपना कंट्रोल बनाएंगे इंडिया पे। फिर इंक्रीज कर रखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टेरिटरी अंडर देयर कंट्रोल। जो उनके कंट्रोल में उन पे भी प्रॉफिटेबल, उनसे भी क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। उसके बाद आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। अंडर दिस एक्ट क्या होता है, जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, दे वर आस्क्ड टू प्लेस ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिफोर द पार्लियामेंट। जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो कंपनी से कहता है कि आप जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो सिविल से, चाहे वो मिलिट्री से, चाहे वो रेवेन्यू अफेयर्स से रिलेटेड है, सब आप किसके आगे प्रेजेंट करोगे, पार्लियामेंट के आगे तक प्रेजेंट करोगे। द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ ऑल टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एंड काउंसिल 4 मेंबर वॉज फॉर्म टू असेंट। ठीक है, जो ब्रिटिश कंट्रोल और जो काउंसिल थी उसके साथ 4 मेंबर्स थे जो इस चीज को असिस्ट करते थे। द एक्ट ऑल्सो प्रपोज सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट बनाया जिसमें चीफ जस्टिस और 3 आपके असिस्टेंट जस्टिस, एंड दे वर आस्क्ड ऑफिशियल ऑफ द कंपनी टू डिस्क्लोज ऑल देयर प्रॉपर्टी। आप मेंशन करोगे कब, कहाँ और आपने कैसे क्या क्या चीजें एक्वायर करी। ठीक है, इसने कहा सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं। उसके बाद फ्लॉज इन द एक्ट, जो रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। जो पावर ऑफ द गवर्नर जनरल थी, उसकी काउंसिल थी, उसको क्लियरली डिफाइन, ना तो क्लियरली डिफाइन करा गया था, ना ही डिमार्केट करा गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, फ्रीक्वेंट फ्रिक्शन बिटवीन 2 हुआ। गवर्नर ऑफ द बॉम्बे, नाउ मुंबई, एंड मद्रास, नाउ चेन्नई, दे ऑल्सो resented governor general's authority and the power of supreme court was also defined and revolt एक चाउस हो गया क्योंकि वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। विलियम पिट्स प्राइम मिनिस्टर थे आपके ब्रिटेन के, इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस करा, जिसने क्या करा, जो फ्लोज थे रेगुलेटिंग एक्ट के उसको रिमूव करा। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सेटअप करा गया। ठीक है, एंड जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी को देखेगा, गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर दी गई और सुप्रीम कमांडर बनाया गया ब्रिटिश फोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग जो लॉन्ग टाइम कंपनी के ऑफिसर थे, उन्हें पहला गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बनाया। इन्होंने मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा एक्सपेंशन करने में कंपनी के पावर को। बाय दिस टाइम कंपनी हैज एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल, उसके साथ वो बॉम्बे और मद्रास में भी अपनी पावर को बना लेगा। मेजर चेंजेस आर इंट्रोड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, इंग्लैंड में और इंडिया में दोनों में। और वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस करा सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। उसके बाद आता है वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम जुडिशरी की बात करते हैं। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, इंडिया फॉलोड लॉज बेस्ड ऑन लोकल कस्टम और ट्रेडिशन। भाई, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तो इंडियन जो लोकल लॉज होते हैं, लोकल कस्टम्स होते हैं, उन पे ही काम कर रहे थे। इन द बिगनिंग ब्रिटिश डिड नॉट इंटरफेयर विद एग्जिस्टिंग सिस्टम। उन्होंने क्या करा, दे डिसाइडेड टू अप्लाई द इंग्लिश लॉ टू यूरोपियंस। खाली कि हम इंग्लिश लॉ खाली यूरोपियंस पे ही
यूरोपियंस के लिए ही रखेंगे। उन्होंने इंडिया के जो सिस्टम था उस पर छेड़खानी नहीं करी। फ्रॉम 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स। ठीक है, दोनों, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को हम फौजदारी अदालत कहते थे और सिविल कोर्ट को हम दीवानी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, वी वर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती, और इसका सुपरविजन कौन कराता? कलेक्टर्स करते थे। अगर हम बात करें सिविल कोर्ट की, Maulvis and Hindus पंडित interpreted India's law and collector who presided over the civil courts. कलेक्टर क्या करता था? डिसाइड करता था सिविल को। Act of 1773 new Supreme Court was established and Court of Appeal, the Southern Nizamat Adalat, was set up in Kolkata. और 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज कंपेल्ड, जिससे क्या मिला? बेनिफिट मिला यूरोपियन जजेस को। 1793 में अंडर बंगाल रेगुलेशन वाज डिसाइडेड जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन रिटन वर्ड, कि जस्टिस किस पे बेस्ड होगा? रिटन लॉज और रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द इंडियन टेरिटरीज वर रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। लॉ बिकम यूनिफॉर्म और उसको इजीली क्या करा? इन्फोर्स करा। वॉरेन हेस्टिंग और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इन्होंने शेप करा जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। सिविल एंड मिलिट्री कोर्ट वर सेट अप इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिससे क्या हुआ? जो लॉज का इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ? बेटर हुआ। 1833 में लॉ कमीशन वॉज सेट अप बाय इंडियन पीनल कोड, जो आपके प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ को कंपाइल करती है और एक इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑर्डर को, कि हर एक इंसान क्या है? वन लॉ फॉर ऑल वर गारंटी। अब हम आर्मी की बात करते हैं। आर्मी वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। द आर्मी वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड एक्सटेंशन। देखो, आर्मी प्रोटेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी, एक्सटेंशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी। एक वो इंस्ट्रूमेंट थी जिससे इंडियन जो पावर को कॉन्क्वर्ट करा जाता था। ब्रिटिश नीड लार्ज आर्मी। क्यों चाहिए थे इसको लार्ज आर्मी? पहले तो क्योंकि वो ज़्यादा टेरिटरी को कॉन्क्वर करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी फ्रॉम द रिवाइवल, कि हम ईजिली क्या कर सकते हैं? अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे रिवाइवरी है उनसे। प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और सप्रेस कर सकते हैं इंटरनल रिवोल्ट। द आर्मी कंप्राइज्ड इंडियन सोल्जर्स, जिन्हें हम सिपाहीज कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ देम वर ओरिजिनली फार्मर्स। वे वर रिक्रूटेड एंड प्रेजेंट इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। और जो सिपाहीज थे वो अंडर द कमांड थे किसके? ब्रिटिश। और कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से। ठीक है। द आर्मी वॉज डिसिप्लिन एंड वेल ट्रेन्ड और वेल पेड। सोल्जर्स वर रिस्पॉन्सिबल और वो अपने मास्टर्स के लिए रॉयल भी थे। फिर उसके बाद हम बात करते थे पुलिस। द कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज पुलिस इनटू अ रेगुलर फोर्स इन 1791। डिस्ट्रिक्ट को प्लेस करा गया अंडर मेनी थानास। उनके हेड होते थे दरोगा। फिर देयर वर कोतवाल्स एंड चौकीदार्स टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन टाउन्स एंड विलेजेस। फिर पोस्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट टू लुक आफ्टर एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डीएसपी होता है जो आपके एंटायर डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड टू अज्यूम हायर पोजीशन, कि इंडियंस जो थे उनको हायर पोजीशन पे रखा नहीं जाता था। एंड द पुलिस वो सक्सेड इन कंट्रोलिंग क्राइम्स, और पुलिस होने आता ना उनको सक्सेस भी मिला, उन्होंने बहुत सारे क्राइम को रोका भी। बिकॉज ऑफ अनसिम्पैथिक, ऑप्रेसिव और करप्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय लो रैंक पुलिसमैन, दे वर नॉट मच पॉपुलर अमंग द, क्योंकि उनकी जो वो करप्ट प्रैक्टिस करते थे इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं। उसके बाद बात करेंगे सिविल सर्विस। जो क्रेडिट है इंट्रोड्यूसिंग सिविल सर्विस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्रिटिश टेरिटरी गोज टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने सेवरल मेजर बताया जिससे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अमंग द ऑफिशियल करते हैं। इम्प्रूव कंडीशन ऑफ सर्विस में ब्राइट यंग मैन विच वर अट्रैक्टेड। 1801 में क्या हुआ? फोर्थ विलियम कॉलेज को सेटअप करा गया कोलकाता में, जिन्होंने क्या करा? इन यंग मैन को ट्रेन करा। Another institution that trained the young man was East India Company in England. Civil servants were nominated, और कौन नॉमिनेट करता था? डायरेक्टर जो होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसमें क्या हुआ? 1850 में सिलेक्शन प्रोसेस स्टेटेड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इंडियंस वर नॉट अलाउड। इंडियंस को अलाउ नहीं करा जाता था कि वो हायर पोस्ट पे कम्पीट करे। दीज वर रिजर्व। किसके लिए रिजर्व थी? खाली इंग्लिशमैन पे। ठीक है। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ब्रिटिश, उनको उसको 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करा था। जो आपका कलेक्टर हेड करता था, जिसका काम था रेवेन्यू कलेक्शन का। दूसरा था आपका मजिस्ट्रेट, जिसका क्या काम था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। और जज का क्या काम था? जो आपको जस्टिस दिलवाएगा। ठीक है।
फिर इवैल्यूएशन होता है ब्रिटिश रूल का। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। Every 20 years, the charter was renewed and company continued trade in India. Many trade settlement was set up, and by the end of 18th century, traders were no longer satisfied with only trade. उन्होंने क्या, अब हमें politically भी क्या होना है, strong होना। They acquired vast territory to protect these, and they set up an administrative structure. इनका मेन एम जो था वो चाहते थे कि खाली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करे और इंडिया का पोजीशन जो है वो प्रॉफिटेबल बनाए, ब्रिटिश और अपने ब्रिटिश पावर इन इंडिया भी स्ट्रेंथन कर। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।